गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि राजस्थान भूगोल के हम 3 भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर चुके थे। अभी हम राजस्थान का जो चौथा भौतिक प्रदेश है, जिसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसका सामान्य परिचय हम देखेंगे। उसके बारे में हम देखेंगे कि यह पठारी प्रदेश जो है वो किस प्रकार से फैला हुआ है, इसमें कौन सी पहाड़ियाँ और पठार शामिल हैं, किस प्रकार का इसका भौतिक स्वरूप है। तो देखिए, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसको एक दूसरे नाम हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पूर्व में यहाँ हाड़ा राजपूत शासन किया करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम हाड़ौती पड़ गया। और यहाँ की जो स्थानीय बोली है उसको भी हाड़ौती बोली के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर इसको हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 7% एरिया पर फैला हुआ है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 500 मीटर है। इस पठार का विस्तार कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में है। यह जो पठार है, यहाँ कई पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। छोटी छोटी 2 पर्वत श्रेणियाँ मुख्य पाई जाती है यहाँ पे। एक तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ और दूसरी है बूंदी की पहाड़ियाँ। तो जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं वो अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है, और चंबल नदी के अलावा काली सिंध, ये जो परवन है, पार्वती है, इन नदियों ने इस पठारी भाग को काफ़ी परिवर्तित कर दिया है। बीच बीच में यहाँ पे नदियों के द्वारा निर्मित मैदान भी पाए जाते हैं। अब देखिए, हाड़ौती का जो पठार है इसमें सर्वत्र एक रूपता नहीं मिलती, यानी कोई भी क्षेत्र है उसमें एक रूपता नहीं मिलती। तो इसका जो धरातलीय स्वरूप जो है वो अपने आप में काफ़ी भिन्नता रखता है। इस आधार पर इसको 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और वो 5 भाग हैं। नंबर 1 अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, नंबर 2 नदी निर्मित मैदान, नंबर 3 साहिबाद का उच्च स्थल, नंबर 4 झालावाड़ का पठार, नंबर 5 डग गंगधार के उच्च क्षेत्र। तो ये 5 भागों में बांटा हुआ है। मोटा मोटी हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या खासियत है यहाँ की। यहाँ पर देखिए, जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ का सर्वोच्च शिखर जो है वो सतूर है, 353 मीटर ऊंचा है ये, और जो बूंदी नगर से 13 किमी पश्चिम में स्थित है। और मुकुंदरा की जो पर्वत श्रेणी है ये हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर चंदवाड़ी क्षेत्र में है। साहिबाद का उच्च क्षेत्र जो है वो बारां जिले में स्थित है। बारां जिले के पूर्वी भाग में है, ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, और यह संपूर्ण क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इसका सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना में 456 मीटर ऊंचा है। यहाँ की एक विशिष्ट भू आकृति है जो रामगढ़ कस्बे के निकट है। जो घोड़े की नाल की आकृति है, ये एक पहाड़ी है जो घोड़े की नाल की तरह दिखती है। दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र जो है वो झालावाड़ का पठार के नाम से फेमस है, जो मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है। यहाँ की जो काली मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, और इस संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके दक्षिण पश्चिम में डग गंगधार की उच्च भूमि है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, और चारों का हमने विस्तृत अध्ययन किया। अभी हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ड्रेनेज पैटर्न एंड लेक्स, यानी राजस्थान की अपवाह प्रणाली और झीलें। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना इम्पोर्टेंट है कि अपवाह प्रणाली होती क्या है। अपवाह प्रणाली का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में बहने वाली नदियाँ अथवा जो झीलें वहाँ पे स्थित है उनका प्रारूप क्या है, वो किस दिशा में बह रही है। यानी कॉमन सेंस की बात है कि जो नदियाँ बहती है वो ढाल के अनुरूप ही बहती है। तो जो नदियाँ हैं वो किस दिशा में बह रही है, वो किस प्रणाली का हिस्सा है, किसी झील में गिर रही है अथवा किसी बड़े समुद्र में गिर रही है या किसी छोटे सागर में गिर रही है। तो इस प्रकार से उनका जो प्रारूप होता है उसी के आधार पर हम किसी क्षेत्र को कई अपवाह प्रणालियों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी वहाँ की अपवाह प्रणाली जो है उसको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अपवाह प्रणाली में मुख्यतः हम नदियों और झीलों को शामिल करते हैं। तो देखते हैं हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली के बारे में। अब देखिए, सबसे
इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि राजस्थान चूँकि एक शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। अधिकांश राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ या तो शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है या फिर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरावली के जो पश्चिम का भाग है ये लगभग अर्ध शुष्क या शुष्क प्रकार का है, जबकि इसका जो पूर्वी भाग है वहाँ पे यद्यपि वर्षा वगैरह पर्याप्त होती है, लेकिन वो भी वर्षा जो है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम में होती है। वर्ष के 2 या 3 महीने में अधिकांश वर्षा हो जाती है और बाकी मौसम लगभग शुष्क ही रहता है। तो यहाँ की जो अपवाह प्रणाली है वो अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए है। तो वर्षा का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली नदियाँ बहुत कम है। यानी राजस्थान में अगर ऐसी नदियाँ हम देखें जो वर्ष भर बहती है तो उसमें हम 2 नदियाँ मुख्य मान सकते हैं, चंबल और माही नदी है जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। बाकी अधिकांश नदियाँ जो है वो मौसमी है, यानी वर्षा होने पर उनमें खूब पानी आ जाता है, कई बार बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। लेकिन जब वर्षा नहीं होती तो लंबे टाइम तक ये नदियाँ जो है वो शुष्क पड़ी रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत ही कम नदी ऐसी है जो वर्ष पर्यंत बहती है। वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियों के अलावा यहाँ ऐसी नदियों की प्रधानता है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए बहती है, जैसे घग्गर नदी है या कोई कांतली नदी है, या इस प्रकार के बहुत सारे नदी नाले हैं जो केवल वर्षा काल में ही बहते हैं, बाकी टाइम ये सूखे पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के जो नदी नाले हैं उनको हम मौसमी नदी नालों के नाम से जानते हैं, जो मौसम के हिसाब से प्रवाहित होते हैं। देखिए, राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है उसके ऊपर अरावली पर्वतमाला का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इसके पश्चिम की जो अपवाह प्रणाली है उसको हम पुकारेंगे अंतः प्रवाहित प्रणाली के नाम से, और जो पूर्व की प्रवाह प्रणाली है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक तो अरब सागरीय अपवाह प्रणाली और दूसरी जो बे ऑफ बंगाल की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंतर्गत शामिल करेंगे। बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसमें हम इसको रखेंगे। तो मोटे तौर पर राजस्थान की अपवाह प्रणाली को हम 3 भागों में रख सकते हैं। एक तो अरब सागरीय अपवाह प्रणाली, दूसरी बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली और तीसरी अंतः प्रवाहित प्रणाली। देखिए, ये जो अंतः प्रवाहित प्रणाली है ये राजस्थान के जो मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली जलवायु जो यहाँ पे पाई जाती है उसका एक विशिष्ट लक्षण है। ये प्रवाह प्रणाली बहुत ही कम क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है कि क्या होती है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या अंतः प्रवाहित प्रणाली। अंतः प्रवाहित प्रणाली का मतलब ये होता है कि जब किसी क्षेत्र में बहने वाली नदियों और नालों का पानी मुख्य सागर तक न पहुँचकर किसी स्थानीय झील में अथवा वैसे ही धरातल में विलुप्त हो जाता है तो इसको हम अंतः प्रवाहित प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इसका जो पश्चिमी अधिकांश जो मरुस्थली प्रदेश है, मोर देन 60% के लगभग जो एरिया पाया जाता है, वहाँ एक तो वर्षा बहुत कम होती है और दूसरा ये है कि बालू का स्तूप वगैरह पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से गर्मी अधिक पड़ती है। तो नदियों में इतना तो पानी आता नहीं है कि वो मुख्य सागर तक पहुंच पाए और वो बीच में ही विलुप्त हो जाती है या फिर वो किसी स्थानीय झील में ही गिर के समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको हम अंतः प्रवाहित प्रणाली के रूप में जानते हैं। इस प्रवाह प्रणाली की राजस्थान में प्रमुख नदियां हैं, घग्गर है, कांतली है, साबी है, सोता है, मेघना है, रूपनगर है, ये बहुत सारी नदियां हैं वो इस प्रवाह प्रणाली के है। सांबर लेक प्रणाली जो है, सांबर झील में जो नदियां गिरती है वो सभी इसी प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो बाद में हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियां। तो राजस्थान की प्रमुख नदियों में शामिल है चंबल, बनास, माही, लूणी, बाणगंगा, साबरमती, कांतली, दोहन, साहिबी, मेघा, रूपनगर, शुक्ल इत्यादि नदियां हैं, तो जिनके बारे में हम प्रवाह प्रणाली के हिसाब से हम देखेंगे। और अगर बात करें राजस्थान की सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी की, तो उसमें हम चंबल का नाम, इसका बनास का नाम ले सकते हैं, क्योंकि बनास नदी जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 46,570 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात लूणी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 34,250 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे चंबल आती है जिसका 29,110 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है। तो
कुल जल ग्रहण क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो बनास नदी का 27.48% है, जो सबसे अधिक है। अब देखिए राजस्थान की जो 3 प्रकार की अफवाह प्रणाली है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन सी नदी किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है, उसकी क्या विशेषता है, कहाँ से वो निकलती है, कहाँ वो गिरती है या फिर धरातल में विलुप्त होती है। तो इसमें हम देखते हैं राजस्थान की 3 अफवाह प्रणाली है, उसमें नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अफवाह प्रणाली। तो इसका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।